ठीक है। सभी को नमस्कार। पिछले क्लास के अंदर हमने महासागरीय लवणता की शुरुआत कर रखी थी और महासागरीय लवणता के अंदर हमने कुछ चीज़ों को पढ़ा भाई इनके बारे में कि महासागरीय लवणता के बारे में हमने इन चीज़ों को पढ़ लिया। महासागरीय लवणता किसको कहते हैं? हमने बात की थी कि सागरों के अंदर विद्यमान खारेपन की मात्रा को क्या बोलते हैं? लवणता कहते हैं, जो औसत यानी 35 प्रति हजार के आसपास पाई जाती है, जिसको हम प्रति इस प्रकार से प्रति हजार के चिन्ह के रूप में व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद में महासागरीय लवणता की स्रोत की बात की तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि स्रोत के अंदर मुख्य रूप से महाद्वीप जो इसके स्रोत हैं और महाद्वीपों से मुख्यतः लवणता को सागर के अंदर कौन लेकर के आ रही है? नदियां लेके आई हैं। उसके अलावा पवने हो जाएंगे और स्रोत के अंदर अगर देखते हो तो तीसरे स्रोत के तौर पे हमने ज्वालामुखी की बात की। आइसोहेलाइन समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाली जगह को मिलाने वाली रेखा को हमने क्या बोला? आइसोहेलाइन। सेलाइनोमीटर यानी लवणता मापी यंत्र की बात कर ली। महासागरीय लवणता के संगठन के अंदर हमने एक सूत्र किया था, सोक्लो मैक्लो मेस केस पोस है केका मेब्रा, यानी घटते हुए क्रम के अंदर बता दिए थे कि ये चैलेंजर अभियान 1884 था। उसके अंदर डिटमार की अध्यक्षता के अंदर हमने देखा था कि प्रमुख लवणों की जो खोज की गई थी उसमें 7 प्रमुख लवणों का जिक्र किया और जिस 7 में हमने बता दिया सोक्लो मैक्लो मेस केस पोस है केका मेब्रा। इनको क्रम से आपसे घटते क्रम में पूछा जा सकता है, बढ़ते क्रम में पूछा जा सकता है, या कौन सा सबसे अधिक है कौन सा सबसे कम है, इस प्रकार का प्रश्न हो सकता है। फिर उसके बाद में महासागरों में लवणता की मात्रा की बात की। अलग अलग महासागरों के अंदर अलग अलग प्रकार की लवणता पाई जाती है। महासागरीय लवणता का प्रभाव हमने देखा कि स्वयं जो सागरीय जो जीव होते हैं, सागरीय वनस्पतियां होती हैं, उसके ऊपर पड़ता है, या सागरों का जो भौतिक दशाएं होती हैं उसके तापमान की बात कर लीजिए, उसमें घनत्व की बात करते हो, धाराओं की बात करेंगे, उन सब के ऊपर महासागरीय लवणता का प्रभाव देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में हमने महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी। महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हमने इस प्रकार से पढ़ा था कि वाष्पीकरण की बात की, यानी तापमान की बात की थी। तापमान के कारण आप यूं कह सकते हो वाष्पीकरण, जितना अधिक वाष्पीकरण होगा इसका मतलब लवणता उतनी ज्यादा होगी। हमने कहा था प्रत्यक्ष और सीधा संबंध पाया जाता है। इसी प्रकार से वर्षा के संबंध में हमने बात की थी कि जहां पर वर्षा अधिक होगी वहां पर लवणता कम होगी। वायु दाब की बात की, पवनों की बात की, महासागरीय धाराओं की बात की। ये कुछ महासागरीय धाराएं कह दीजिए, या महासागरीय परिसंचरण जिसमें धाराओं की भी बात करते हैं, ज्वारीय तरंगों की भी बात करते हैं, या सेवनीय धाराओं का जिक्र करते हैं। तो ये कुछ प्रमुख कारक थे जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले हैं। यहां तक हमने बातें की थी पिछले टॉपिक के अंदर। अब जो नेक्स्ट बात करेंगे वो इनके ऊपर बात करेंगे। महासागरों की औसत लवणता के ऊपर बात की जाएगी। महासागरों की एवरेज लवणता कितनी है? महासागरों की औसत लवणता। महासागरों की औसत लवणता की बात करें तो 35 प्रति हजार पाई जाती है। कितनी है? 35 प्रति हजार, या कई बार आपके सामने इस प्रकार से लिखा हो सकता है, 35 नहीं देगा तो 34 से 37। ये अलग अलग ऑप्शन पे डिपेंड करेगा किस प्रकार से। 34 से 37 प्रति हजार। यहां पे जब ऑप्शन आएंगे प्रकार से लिख दीजिए 34 प्रति हजार से 37 प्रति हजार, यानी ये तो आपके सामने महासागरों की औसत लवणता है। जैसे ऐसे दिया 30 प्रति हजार है, या बी के अंदर दे दिया 35 प्रति हजार है, सी में दे दिया 40 प्रति हजार है, और डी में दे दिया 25 प्रति हजार है। इस प्रकार से तो आपका उत्तर क्या है? 35 प्रति हजार। जब यहां से सवाल देगा तो आपके सामने इस प्रकार से आएगी महासागरों की औसत लवणता है। जैसे ए में उसने लिखा 29 से 34 प्रति हजार की बात कर ली, बी के अंदर उसने कर दिया 34 से 37 प्रति हजार, सी में उसने बात कर ली 39 से
43 प्रति हजार, इस प्रकार से दे देगा। तो अब इसका मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, यानी यहाँ पे एक ग्रुप की बात कर ली तो 34 से 37 प्रति हजार। तो दोनों प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग स्वरूप के अकॉर्डिंग बात करेंगे। तो महासागरों की एवरेज लवणता की जो बात कर रहे हो वो कितनी होगी, 35 प्रति हजार, या फिर आप कहेंगे 34 से 37 प्रति हजार लवणता पाई जाती है। लेकिन ये भी गोलार्ध के अकॉर्डिंग एक जैसे नहीं है। गोलार्ध के हिसाब से देखें उत्तरी गोलार्ध और नीचे हमने लिख दिया दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो औसत लवणता की बात करते हो वो है 34.5 प्रति हजार। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर बात करेंगे तो 35.5 प्रति हजार। दोनों अलग अलग भी पूछी गई हैं। क्वेश्चन कैसा हुआ कि उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता कितनी पाई जाती है। भी ऑल ओवर तो बात की तो आपने बता दी कितनी है, 35 है। दोनों की अगर मिलाकर के औसत की बात की तो आपने कितनी बता दी, 35 प्रति हजार पाई जाती है। उत्तरी गोलार्ध की पूछे तो आधा कम हो गया यानी 34.5। दक्षिणी गोलार्ध की पूछे तो आधा ज्यादा यानी 35.5, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आप देखते हो कि सागर का ही अधिक विस्तार है, जलीय अधिक विस्तार है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर यानी स्थलखंड और जलसंग्रह असमान वितरण जो पाया जाता है वो लवणता को प्रभावित करती है। तो यहां पर ये 3 सवाल बनेंगे। ऑल ओवर कितनी है, उत्तरी गोलार्ध की कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध की कितनी है, या फिर आपने देख लिया ग्रुप के अकॉर्डिंग पूछेंगे तो बता दें। तो ये 4 सवाल यहां से हैं। फिर उसके बाद में हम लवणता का एक तरह से क्षैतिज वितरण की जो बात करेंगे। लवणता का क्षैतिज वितरण। अक्षांशों के अनुसार लवणता के 4 मंडल डिसाइड कर रखे हैं। अक्षांशों के अकॉर्डिंग कितने मंडल दिखा रखे हैं, अक्षांशों के अनुसार लवणता के 4 मंडल की बात करेंगे। अब इसमें एक तो आप ये देख सकते हो जो भूमध्य रेखा के आसपास है, जिसको हम बोल देंगे भूमध्य रेखीय क्षेत्र। क्या लिख दिया, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर कंपैरेटिव अगर उपोष्ण कटिबंधीय या अयनवर्तीय क्षेत्रों की बात करेंगे तो वहां पर लवणता कम पाई जाएगी, उसके ऊपर हम बात कर लेंगे। तो एक तो आपका भूमध्य रेखीय क्षेत्र आ गया। इसी प्रकार से आप दूसरे की अगर बात करते हो तो कर्क और मकर रेखा के आसपास, जिसको आप उपोष्ण क्षेत्र बोल देंगे। क्या बोलेंगे, उपोष्ण क्षेत्र दोनों साइड के अंदर ही है। ये हमने यहां पर कर्क रेखा की बात कर ली, ये मकर रेखा के आसपास का, इसको आपने दूसरे को बोल दिया उपोष्ण, यानी उष्ण के बाद वाला उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कह दीजिए, अयनवर्तीय कह दीजिए, अर्ध उष्ण कटिबंधीय कह दीजिए, क्योंकि उष्ण का आधा ही हो गया तो उपोष्ण कह दीजिए, या इसी को हम क्या लिख देंगे, अयनवर्तीय या अर्ध उष्ण। अर्ध उष्ण कटिबंधीय दूसरा ये आ गया। फिर उसके बाद में तीसरे मंडल जिसकी अगर हम बात करें, थोड़ा सा आगे जाओगे तो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। तीसरा कौन सा आ गया, शीतोष्ण कटिबंधीय। अब शीतोष्ण कटिबंधीय, इसमें भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कंपैरेटिव लवणता कम पाई जाती है,
अयनवर्तीय क्षेत्रों के अंदर बात करते हो लवणता ज़्यादा मिलेगी। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर लवणता आपकी क्या मिलेगी, लवणता कंपेरेटिव कम मिलती है। उसके बाद में लास्ट में जो चौथा है वो आपका ध्रुवीय क्षेत्र वाला हो गया। कौन सा हो गया, ध्रुवीय क्षेत्र या उच्च अक्षांश। ध्रुवीय क्षेत्र कह दीजिए या उच्च अक्षांश। ये तो एक मोटा मोटी हमने अक्षांशों के अकॉर्डिंग 4 मंडलों का जिक्र कर रखा है। अब इनसे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, खासतौर से भूमध्य रेखीय क्षेत्र से संबंधित सवाल होता है, उपोष्ण कटिबंध से संबंधित होता है, ध्रुवीय क्षेत्रों से संबंधित होता है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर लवणता की बात करें तो कम पाई जाती है, लवणता कम है। अब यहां पर लवणता कम क्यों है, देखो इस एरिया के अंदर लवणता आपकी कम है, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लवणता ज्यादा है, यहां पर भी लवणता कम है और ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर भी लवणता कम है। अब प्रश्न ये आता है कि भाई 0 डिग्री के आसपास वाला या भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है यहां पर लवणता कम क्यों है। भाई लवणता को प्रभावित करने वाले कारकों के अंदर हमने देखा कि तापमान होंगी, वर्षा होगी, वाष्पीकरण होगी। इस एरिया के अंदर सूर्य का प्रकाश सीधा पड़ता है, यानी ऑल ओवर अगर बात करें तो टेम्परेचर हम यूं नहीं कह सकते बिल्कुल ही कम है। हालांकि अयनवर्तीय क्षेत्रों की तुलना में तो तापमान कम होता है, क्योंकि हमने जब देखा था कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से बादल होने के कारण सूर्य का प्रकाश परावर्तित होता है, लेकिन फिर भी ऑल ओवर तापमान ठीक रहता है। तो आप यूं कह सकते हो वर्ष भर यानी सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं तो तापमान ज़्यादा होता है, इसमें कोई दोरा नहीं। भी टेम्परेचर भी ज़्यादा है और वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा है। यहाँ पे आप देखोगे कि इस एरिया में हमारे सामने आया कि टेम्परेचर ज़्यादा है, वाष्पीकरण भी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहां पर लवणता कम पाई जा रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हो कि इस एरिया के अंदर हर दोपहर के बाद में वर्षा होती है। तो तीसरा जो मुख्य कारण जो आ गया यहां पे लवणता को घटाने वाला, टेम्परेचर ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, फिर भी लवणता कम है। कारण आप यूं कह सकते हो यहां पे वर्षा की अधिकता है, इस एरिया के अंदर वर्षा की अधिकता है। बादल छाए रहते हैं, हर दोपहर के बाद में आप यूं कह सकते हो कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर वर्षा होती है। इसके अलावा इस एरिया के अंदर आप देखोगे कि अमेजन जैसी, कांगो जैसी बड़ी नदियां भी हैं जो समुद्र के अंदर मिलती हैं, तो बड़ी बड़ी नदियां भी हैं। वर्षा की अधिकता है प्लस आप कह देंगे बड़ी नदियों का स्वच्छ जल, बड़ी नदियों का स्वच्छ जल। अब यहां पर हमारे सामने जो बात आई, प्रश्न आता है कथन कारण का। भी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में उच्च तापमान व उच्च वाष्पीकरण होने के बावजूद भी लवणता कम पाई जाती है। क्यों पाई जाती है, क्योंकि इस एरिया के अंदर बादल अधिक है, मेघाच्छन्न की स्थिति है, वर्षा होती है और उसके साथ साथ ही इस एरिया के अंदर बड़ी बड़ी नदियां भी। हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि भाई जहां पे बारिश अधिक होगी वहां पर लवणता की मात्रा कम हो जाएगी। इसी प्रकार से हमने देखा कि जहां बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने होंगे वहां पर भी लवणता कम होगी। देखो ये देखिए आप, ये जैसे 0 डिग्री दिखा रखी है यहां पर, यहां पे इस एरिया के अंदर आप देखोगे कि 34.5 से 35 के आसपास पाई जाती है लवणता, है ना। दूसरी ओर आप आगे जाओगे, ये 20 से 30 डिग्री का एरिया है यहां पे, यहां आप देखोगे 35 और 35 से ऊपर तक चली गई। इसी अक्षांशों के अंदर नीचे आते हो 20 से 30 के आसपास, तो आपको 36 के आसपास मिलेगी। 35 और 36 यानी यहां 34.5 तक आ गई थी,
और यहाँ 35 हो गई, यहाँ 36 हो गई। यानी अयनवर्तीय क्षेत्रों के अंदर अभी हम जो आगे बात करने वाले हैं, लवणता भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में ज्यादा पाई जाती है, या यूं कहें कि अयनवर्तीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर लवणता कम पाई जा रही है। तो अब ये लवणता जो यहां पर कम पाई जा रही है, तो उसका कारण यह है कि इस एरिया के अंदर वर्षा अधिक हो रही है और बड़ी बड़ी नदियां इसके अंदर आकर के मिल रही हैं। इसी प्रकार से दूसरा डायग्राम अगर आप इसको भी देखते हो, यहां पर भी देख लीजिए, ये 0 डिग्री आ गई। ये आपकी अफ्रीका है इस साइड से, और ये आगे यूरोप का हिस्सा आ गया इस प्रकार से, और इस साइड में ये आपकी दक्षिणी अमेरिका वाला हिस्सा आ गया, यानी अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में भी आप देखिए 0 डिग्री के आसपास यहां पर देखते हो 34.5, 35, 35, 35.5 इस प्रकार से आ गई। यहां पे ऊपर की तरफ जाते हो 36, 36.5, 37 तक आ गई ना। इधर भी देखा, इस साइड के अंदर भी आपने देखा 36.5, 37 आ गई। तो भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर कंपेरेटिव अयनवर्तीय क्षेत्रों की तुलना में लवणता कम है। आगे ध्रुवों की तरफ जाओगे तो आपको लवणता देखो और कम मिलेगी। यहां पे आप देख रहे हो भाई 34 के आसपास है, इधर भी देख रहे हो 34 के आसपास है। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर हम जाएंगे तो लवणता की कम प्राप्ति होगी, क्योंकि इस एरिया के अंदर जो बर्फ है वो पिघल करके समुद्र के अंदर मिल रही है। तो हमारे सामने अगला तीसरा हिंद महासागर से संबंधित अगर देखोगे तो यहां पर भी देख लीजिए, ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र, यहां 36 के आसपास आ गई। भूमध्य रेखा के आसपास बिल्कुल देखते हो 35.5, 34.5 ऐसे मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में अब इया को नहीं था ना, कोई 10 से 1 को अंतर दिखा उसी दो, कई यहाँ सोचता होगा तो आध दो ही दिखा है, कहीं 34.5 लिखा है, कहीं 35 लिखा है, कहीं 36 लिखा है, तो इतने में तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ध्रुवों की तरफ इस साइड के अंदर आ रहे हो, नीचे की तरफ है, तो लवणता और कम हो रही है। तो कहने का भावार्थ ये था कि भी भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर, आगे हम प्रादेशिक करेंगे, इसे एक एक महाद्वीप के ऊपर भी देखेंगे तो सेम वही बात आएगी। तो अक्षांशों के अकॉर्डिंग देखा तो आपने ये बात सीखी कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों के अंदर लवणता कंपेरेटिव कम है, और उसके पीछे कारण क्या है, तापमान भी अधिक था, वाष्पीकरण भी अधिक हो रहा, फिर भी वर्षा उसके पीछे कारण था, या फिर बड़ी बड़ी नदियों का पानी उसके अंदर मिल रहा था। तो ये तो आपने बात कर ली कि भूमध्य क्षेत्रों के अंदर लवणता क्यों कम पाई जाती है। दूसरा भी हमने देखा था कि उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों के अंदर देखें या अयनवर्ती क्षेत्रों के अंदर देखें तो यहां पर आपने देखा कि लवणता ज्यादा है। अब यहां लवणता ज्यादा होने के क्या कारण है, कई कारण हैं। टेम्परेचर, आप यूं कह सकते हो उच्च तापमान है, इसके अलावा उच्च तापमान है, वाष्पीकरण, वाष्पीकरण भी आपने बता दिया ज्यादा है, वर्षा कम हो जाएगी, यही तो होगा। तापमान ज्यादा है, वाष्पीकरण ज्यादा है, वर्षा भी कम है, न्यून है। अब इस एरिया के अंदर हमने देखा था कि वायुमंडलीय दशाएं एक तरह से स्थिर पाई जाती हैं, प्रतिचक्रवातीय कंडीशन मिलती हैं। तो प्रतिचक्रवातीय कंडीशन होती है तो वैसे ही वर्षा की संभावना गौण हो जाती है। तो स्थिर और शुष्क पवने हैं, आपने ये भी लिख दिया, स्थिर व शुष्क पवने। इसके अलावा आप यूं कह सकते हो इसको कि उच्च वायुदाब पाया जाता है, यहां पे प्रतिचक्रवातीय दशाएं हैं, तो हमने लिख दिया प्रति चक्रवातीय दशाएं, क्योंकि जहां पर प्रतिचक्रवातीय दशाएं होंगी वहां पर वर्षा की संभावनाएं नहीं होती हैं, और जहां वर्षा नहीं होगी तो स्वाभाविक सी बात है कि लवणता की मात्रा ज्यादा होगी। ये यहां से किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है कि एक प्रश्न तो आपके सामने यह हो गया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में अयनवर्तीय क्षेत्रों में, चाहे इस भाग के अंदर जाए कर्क रेखा की तरफ हो चाहे मकर रेखा की तरफ हो, अभी हमने देखा था कि यहाँ पे 34.5, 35 के आसपास चल रही थी, वो बढ़ करके यहाँ पे 35, 36 के आसपास हो गई थी।
लवणता प्रति हजार के अंदर। तो इसका मतलब भूमध्य रेखीय क्षेत्रों की तुलना में अयनवर्तीय क्षेत्रों में लवणता अधिक पाई जाती है, यह कथन है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट तो आपका ठीक है। अब कारण क्या है? इस क्षेत्र के अंदर आपने बता दिया कि उच्च तापमान है, उच्च वाष्पीकरण है, वर्षा की न्यूनता है, वायुमंडलीय दशाएं स्थिर हैं, प्रति चक्रवातीय कंडीशन पाई जाती है। इन सब कारकों के सम्मिलित प्रभाव से इस एरिया में लवणता अधिक पाई जाती है। अब वो आपको 2 दे सकता है कारक, 3 दे सकता है, अलग से ऐसे भी पूछा जा सकता है, अयनवर्तीय क्षेत्रों में उच्च लवणता के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। उसने आपको देखा उच्च तापमान, ए ऑप्शन में, बी में वो कह रहा है भाई उच्च वाष्पीकरण, सी में लिख दिया अधिक वर्षा, डी में उसने लिख दिया प्रति चक्रवातीय दशाएं। यानी कौन सा कारक जिम्मेदार नहीं है? तो अधिक वर्षा यहां पे नहीं है, बाकी तीनों तो उसके लिए जिम्मेदार हैं। अब उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे, क्योंकि आगे की तरफ जाओगे सामान्यतः हम देखें भी एक जनरली अगर यूं कहें कि अक्षांशों के अकॉर्डिंग यानी ध्रुवों की तरफ जाते हो तो लवणता एक कम होती है, लेकिन थोड़ा सा हम देखते हैं कि भूमध्य रेखा की तुलना में अयनवर्तीय क्षेत्रों में लवणता ज्यादा पाई जाती है, फिर उसके बाद में लवणता कम है। अब आप यहां पे देखते हो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर, ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर देखा जाए तो लवणता कम पाई जाती है। अब ध्रुवीय क्षेत्रों में लवणता कम होने के पीछे कारण क्या है? एक तो आप देखोगे कि बर्फ, मेन कारण तो यही है कि ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर लवणता कम है। एक तो बर्फ का पानी पिघल रहा है, यानी बर्फ का जो मीठा पानी है उसकी प्राप्ति हो रही है, स्वच्छ जल की प्राप्ति हो रही है। इसके साथ साथ में यहां पे टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण क्या हो गया? वाष्पीकरण न्यून हुआ, कम हुआ, और वाष्पीकरण कम होगा तो स्वाभाविक सी बात है लवणता जो है वो आपकी बढ़ेगी नहीं। तो ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर बर्फ पिघलने के कारण स्वच्छ जल की, बर्फ का पानी मीठा होता है, उस स्वच्छ जल की प्राप्ति होती है, मीठे जल की प्राप्ति होती है, और उसके साथ साथ में टेम्परेचर कम होने के कारण यहां पर वाष्पीकरण भी कम हो पाता है। परिणाम स्वरूप ध्रुवीय क्षेत्रों के अंदर लवणता आपकी कम पाई जाती है। हमने तीनों महासागरों के संदर्भ में यह बात देखी थी। यानी ये हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र था। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आपने 34.5 से 35 की बात की, प्रशांत महासागर के तौर पे अगर बात करें तो। फिर उसके बाद में दूसरी आप देखिए अयनवर्तीय क्षेत्रों के अंदर यहां पर 35 के आसपास दिखा रखी है, लेकिन नीचे आओगे तो आपको और ज्यादा यहां पे मिलेगी। ये देखो इधर देख लीजिए 36, 36.5, ये आपका अयनवर्तीय भाग है, ये आपका भूमध्य रेखीय है। और फिर उसके बाद में यहां से 36 की बात आ गई, फिर वापस आप देखो ये पुनः घट गया ना, 35 के आसपास आ गई, फिर 34.5 आ गई, फिर 34 आ गई, और फिर नीचे की तरफ आओगे तो 34 आई है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखा 35 थी, फिर 34.5 आ गई, 34 आ गई, 33.5 आ गई, 33 आ गई, यहाँ पर 32.5 आप देख रहे हो। तो यानी उच्च अक्षांशों की तरफ आप जा रहे हो अयनवर्तीय क्षेत्रों से, तो फिर लवणता आपकी पुनः घट रही है। हमने कहा था शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में भी कम होती है, ऊपर की तरफ जाओगे तो भी कम होती है। यहाँ पे प्रत्येक महासागर की देखेंगे तो वापस देख लेंगे कि इस एरिया के अंदर ये 32.5 क्यों है, यहाँ पे 33 क्यों है, यहाँ पे आप देखोगे 31 और 33 क्यों है। तो यहाँ तो अक्षांशीय मंडलों के अकॉर्डिंग तो आपके 3 प्रश्न बनते हैं, भूमध्य रेखीय क्षेत्र वाला, अयनवर्ती क्षेत्र वाला और ध्रुवीय क्षेत्र वाला। रटनारी कोई बात को नहीं, सीधा सा आगे भी भूमध्य रेखा के आसपास लवणता कंपैरेटिव कम पाई जाती है, किसकी तुलना में? अयनवर्ती क्षेत्र तुलना। कारण भी तापमान ज्यादा है, हमें भी पता है कि वाष्पीकरण ज्यादा है, लेकिन वर्षा भी ज्यादा है, ये एक रीजन हो गया। दूसरी ओर अब देखो अयनवर्ती वाले में इसमें फर्क क्या था? अयनवर्ती में भी टेम्परेचर ज्यादा था, इसमें भी टेम्परेचर ज्यादा था, यहां पर भी वाष्पीकरण अधिक हो रहा था, यहां पर भी अधिक हो रहा था, लेकिन यहां वर्षा कम हुई है, लेकिन भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा हो गई। और ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर अगर बात करते हो तो आपका बर्फ पिघल जाएगी, टेम्परेचर कम है और वाष्पीकरण कम होगा, तो लवणता आपकी कम पाई जाती है। तो ये तो हमने 2-3 बातें
कर दी। ये देखो इसमें और ज्यादा साफ दिख रहा है। यहाँ पे भूमध्य रेखा के आसपास देखोगे तो आपको मिलेगा 35 के आसपास मिल गया। नीचे आते हो यहाँ पे आपको 37 के आसपास मिलेगा, यहाँ पर भी 37 मिलेगा, फिर वापस आपका 36, 35, 34 हट रहा है ना। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे, अक्षांशों के अनुरूप किस प्रकार से पाई जाती है। तो बोले इतनी देर क्या अकॉर्डिंग अक्षांशीय मंडलों के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा। अब हम ये देखना चाहते हैं किन अक्षांशों के बीच में कितनी लवणता पाई जाती है। तो अक्षांशों के अनुरूप वितरण की बात करेंगे। अक्षांशों के अनुरूप वितरण, ये बहुत ही आसान सा है। अगर बिया देखोगा जो तो यहाँ लगोगे यहाँ कितना याद रख से आप। एक तो हम बात करेंगे कि भूमध्य रेखा के आसपास दोनों ओर देखते हो, ये 0 डिग्री आ गई। 0 डिग्री से आप के आसपास की अगर बात करें 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर लीजिए, 10 डिग्री साउथ के बीच का एरिया, यानी ये आपका 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में जो लवणता पाई जाती है, कितनी पाई जा रही है 34.5 से 35। आपने लिख दिया 34.5 से 35 प्रति हजार। ये अभी हमने देखी थी कि 34.5 से 35 के आसपास पाई जा रही थी प्रत्येक महासागर के अंदर। अब देख रहे थे यानी औसत लवणता इन अक्षांशों के ऊपर, आप ग्लोब के ऊपर यहां पे बात कर रहे हो कि दोनों, और हम इस प्रकार से देख रहे हैं कि इस भूमध्य रेखा के 20 डिग्री उत्तर तक और 10 डिग्री दक्षिण तक आते हैं, तो औसत जो लवणता होगी वो 34.5 से 35 पाई जाएगी। अब हम कह रहे थे कि भी इस क्षेत्र की बजाय अयनवर्तीय क्षेत्रों के अंदर लवणता ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि 34.5 35 लिखा है तो उससे तो ज्यादा होगी। उत्तरी गोलार्ध के अंदर तो अगर आप देखते हो तो 20 से 40, 20 से 40 डिग्री नॉर्थ, इधर आप देखोगे 10 से 30 डिग्री साउथ, यानी इस एरिया की बात करेंगे। यहां पे हम इसकी बात करेंगे, समझ गए। यहां जो लवणता पाई जाती है वो कंपेरेटिव इसकी तुलना में ज्यादा होगी, तो इसका मतलब कितनी पाई जाती है 35 से 36 प्रति हजार मिलेगी। 35 से 36 प्रति हजार। नीचे भी देखोगे तो यहां पर भी कितनी है 35 से 36 प्रति हजार लवणता मिलेगी। यहां तक तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यही बात करके आए थे कि भाई अब आपसे कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम लवणता पाई जा रही है तो 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम लवणता पाई जा रही है 35 से 36 डिग्री। आगे देखेंगे 40 डिग्री तक, आगे ऊपर जाओगे तो कहां तक करेंगे 55 तक, 55 डिग्री नॉर्थ। नीचे भी आए तो हमने लिख दिया 55 डिग्री साउथ। फिर उसके बाद में 70 डिग्री नॉर्थ तक और 70 डिग्री साउथ तक, 70 डिग्री नॉर्थ और इधर भी 70 डिग्री साउथ। इतना लिख लेना पहले।
अब क्या करना है कि ये तो डाटा आपको याद रहेंगे, 34.5 से 35 था बीच के अंदर देखा, और यहां पे आपने बात की 35 से 36। अब गिनती याद रखियो, ये देखो 35 आ गया, 35 से कम क्या होगा 34, 34 से कम 33 कह सकते हो, यही तो बात आएगी। यहां पे आपने क्या लिखा 34 से 35 प्रति हजार, और यहां 33 से 34 प्रति हजार, यानी 33, 34, 35 गणना की अगर बात करते हो। अब हम ये दिखाना चाहते हैं कि इन्हीं अक्षांशों के ऊपर अगर आप देखें भाई 30 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री वाला, दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में लवणता कंपेरेटिव कम पाई जाएगी, लवणता कम पाई जाएगी। तो कम पाई जाएगी तो ये 34 से 35 तो हो नहीं सकती, तो फिर कितनी होगी, ये नीचे वाला डाटा यहां पे लिख देंगे, यहां कितनी होगी 33 से 34 प्रति हजार। अब इसका मतलब 55 डिग्री से 70 डिग्री दक्षिण के अंदर अगर बात करते हो, 33 से 34 लिख रखी है आपने प्रति हजार दक्षिणी गोलार्ध में, उससे कम होगी, उससे कम होगी। यहां पे कितनी पाई जाती है 30 से 31 प्रति हजार। यहां से कई सवाल पूछे जाते हैं। सवाल आपके सामने, एक तो ऑल ओवर, जो अभी हम पीछे एक बात करके आए थे, आपको ध्यान आ रहा हो कि हमने औसत लवणता को ऐसे किया था, हमने दिखाई थी कि भाई औसत जो लवणता है वो आपकी 35 प्रति हजार है, ये किया था। उसमें भी हमने देखा कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर अगर देखा जाए, उत्तरी गोलार्ध में कितनी दिखाई 34.5 प्रति हजार, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हमने लिखी, दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई 35.5 प्रति हजार, यही है। इस डायग्राम से भी यही साबित हो रहा है कि भी ऑल ओवर तो ठीक है, आपने 35 बताई है औसत, उत्तरी गोलार्ध के अंदर लवणता कम पाई जा रही है, किसकी तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में। अलग अलग अक्षांशों के ऊपर भी अलग अलग पाई जा रही है, अलग अलग अक्षांशों के ऊपर भी अलग अलग पाई जा रही है। यहां पे हमने देखा कि भूमध्य, ये मंडलों की बात कर रहे थे कि अयनवर्तीय क्षेत्रों की तुलना में भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में कम पाई जाती है। हमने कहा था कि यहाँ पे वर्षा अधिक होती है। अयनवर्तीय क्षेत्रों के अंदर आपने कहा कि तापमान भी ज्यादा है, वाष्पीकरण भी ज्यादा है, और वर्षा कम है, इसलिए यहां पर लवणता ज्यादा थी। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपके सामने ऐसे आएगा, कई बार देगा कथन दे देगा कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के मध्य औसत लवणता 34.5 से 35 प्रति हजार के बीच में पाई जाती है। इसका मतलब स्टेटमेंट ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम लवणता 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है, ठीक है। दक्षिणी गोलार्ध में अधिकतम लवणता 10 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 10 डिग्री साउथ से लेकर के 30 डिग्री साउथ के बीच में पाई जाती है, 35 से 36। फिर उसके बाद में आप देख रहे हो कि लवणता का आपको घटता हुआ प्रतिरूप दिख रहा है, लेकिन इसमें यह है कि 30 से 55 डिग्री जो आप देख रहे हो, 30 से 55 डिग्री, एक तो दक्षिण देखिए और एक उत्तर देखिए। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो 30 से 35 डिग्री वाला जो एरिया है, या फिर 55 से 70 डिग्री वाला जो एरिया है, उन दोनों के अंदर ही उत्तरी गोलार्ध में कम पाई जाती है, उत्तरी गोलार्ध में कम पाई जाती है। क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर हम देखेंगे कि महासागरों का जल है वो परस्पर मिश्रण हो जाता है, और दूसरा इस क्षेत्र के अंदर प्रचलित जो पवने हैं, पछुआ पवने, वो अधिक तीव्रता के साथ में प्रवाहित होती हैं। जब हवा अधिक तीव्रता के साथ में प्रवाहित होगी तो वाष्पीकरण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इसीलिए उत्तरी गोलार्ध की तुलना में यहां पे आपको दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक दिख रही है। अब यहां से सवाल पूछे गए, सवाल आपके सामने ऐसे आए हुए हैं कि एक तो इस प्रकार से दे दिया कि सागरीय लवणता को अक्षांशीय मंडलों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सागरीय लवणता को अक्षांशीय मंडलों के अनुसार व्यवस्थित कीजिए, चाहे वो उत्तरी गोलार्ध की पूछे चाहे वो दक्षिणी गोलार्ध की पूछे। अब देखो उत्तरी गोलार्ध के अंदर हमने लिखा है कि भी जो सागरीय लवणता है, सागरीय लवणता को अक्षांशीय
मंडलों के अनुसार अवरोही क्रम में बात कर रहे हैं। आरोही क्रम में अगर लिखेंगे तो उल्टा हो जाएगा, अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तरी गोलार्ध की, किस गोलार्ध की बात कर रहे हैं? उत्तरी गोलार्ध को ही देख लीजिए। अब उत्तरी गोलार्ध में 1 नंबर जो ऑप्शन आएगा आपके सामने, अधिकतम सबसे ज्यादा कहां पे होगी? 20 से 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में, यही है, क्योंकि यहां पे आप देख रहे हो 35 से 36 है। इसके बाद में 2 नंबर पे क्या आएगा? 2 नंबर पे आ गया 0 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री नॉर्थ, जहां पे आप लवणता देख रहे हो 34.5 से 35 हो गया। 3 नंबर पे अगर आप देखोगे तो आपके सामने आएगा 40 डिग्री से लेकर के 55 डिग्री नॉर्थ, और 4 नंबर पे देखोगे तो 55 डिग्री से 70 डिग्री नॉर्थ। क्योंकि जनरली कई बार जल्दबाजी में ऐसे होता है कि भाई ये सागरीय जो लवणता की हमने बात की है वो लवणता अक्षांशों के अकॉर्डिंग घटते क्रम में दिखा रहे हैं। सबसे ज्यादा 20 से 40 के बीच में, कितनी थी? 35 से 36 प्रति हजार। सुमेलित भी करवाया हुआ है। यहां से ऐसे भी प्रश्न दे दिए कि एक साइड में अक्षांश ये मंडल दे दिए और दूसरी साइड में उसने सागरीय लवणता लिख दी, भी किस मंडल में कितनी पाई जाती है, आप उसके अकॉर्डिंग व्यवस्थित कीजिए। या आपके सामने ऐसा हो सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तरी गोलार्ध में अधिकतम लवणता कहां पे पाई जाती है, तो आपने बता दिया 20 से 40 डिग्री नॉर्थ, और दक्षिणी गोलार्ध में अगर पूछे तो 10 से 30 डिग्री के बीच में। कर दो आगे, सवाल आए हैं। अरे इसमें इतनी तो थी, 20 से 40 के बीच में। अगर यहां पे देखें तो आपने देखा कि लवणता कितनी थी? 35 से 36 प्रति हजार में आ जाएगी, यानी प्रति हजार के रूप में व्यक्त करें। 0 से 20 के बीच में बात करें तो 34.5 से 35। 40 से 55 की बात करते हो तो हैं 33 34, और यहां पे आपकी 30 से 31 प्रति हजार। ऐसे अधिकतम पूछ सकता है, न्यूनतम पूछ सकता है। अब कई तो यहां मेल तेरे ज्वाला साण लग गया, पहले एक एक बनावा आ जाता है तो ठीक हो, अब ये थोड़ा सा मुश्किल। ठीक हो नहीं, जब भी पढ़ो सीधो एक इतना तो कर ही सकते हो। ये भूमध्य रेखा आ गई, इत तो याद रह जाओ, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री 10 डिग्री साउथ के बीच में कितनी करें? 34.5 से 35 प्रति हजार, इतना है। आपने यहां पे 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर ली, 10 डिग्री साउथ की बात कर ली। अब आगे चले गए 40 डिग्री तक। 40 डिग्री नॉर्थ इधर आपने कर दिया 30 डिग्री साउथ। पहले वाले की तुलना में कुछ ज्यादा लिखनी है, इसका मतलब यहां पर 35 था तो आपने क्या लिख दिया? 35 से 36 प्रति हजार। इधर भी सेम ही है, 35 से 36 प्रति हजार। अब 2 आगे और चलेंगे हम यहां से। 40 के बाद में 55 डिग्री तक नॉर्थ में, इधर भी 55 डिग्री साउथ में। 70 डिग्री नॉर्थ तक, 70 डिग्री साउथ तक। अब इसमें सीधी गिनती याद रख लेना, 35 से कम क्या है? 34, 34 से कम 33, तो आपने 33 से 34 लिख दिया, 34 से 35 प्रति हजार। अब दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में कम पाई जाती है, तो सेम 40 से 55 के बीच में ये तो लिखेंगे नहीं, इसके जस्ट नीचे वाले लिख देंगे। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया? 33 से 34 प्रति हजार यहां पर। अब ऊपर वाले में और कम है, मेरे को 30 31 एक होगी क्या, तो आपने लिख दिया 30 से 31 प्रति हजार। रह जाओ कि याद है? अच्छी बात है, रह याद है। तो कई नहीं अलग है, सवाल पूछे थोड़ी है, ए पूछे हाँ, लाइन नाम बना लो, चाहे एक एक को अलग से पूछ ले। लाइनों के अंदर बात करेगा, उत्तरी गोलार्ध में 20 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में लवणता 30 से 31 प्रति हजार के बीच में पाई जाती है। अब इनको मतलब वो स्टेटमेंट गलत हो गए, क्योंकि वहां पे लवणता कितनी है? 35 से 36 प्रति हजार।
और ये आपने बता दिया कि यहाँ पर या तो दो कारण हो गए, मोटे मोटे सागरों का जो जल था वो परस्पर मिश्रण हो जाता है, और दूसरा आपने कह दिया कि प्रचलित पवनें हैं वो अधिक तीव्रता के साथ में जलीय भाग होने के कारण तीव्र गति से प्रवाहित होती है। एक तो आपने कह दिया सागरों के जल का मिश्रण, और दूसरा आपने बता दिया पछुआ जो हवाएं हैं उनकी गति अधिक तीव्र होती है। दूसरा आपने लिख दिया पछुआ पवनें अधिक तीव्र है। ये अधिक तीव्र होंगे तो परिणाम स्वरूप वाष्पीकरण ज्यादा होगा, ये कारण है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में लवणता अधिक है। उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में लवणता ज्यादा, ये इसके कारण आ गए। बता दोगा ऑल ओवर अगर बात की जाए, सामान्यतः उत्तरी गोलार्ध के अंदर अधिकतम लवणता की बात करते हो तो कर्क रेखा के आसपास पाई जाती है, तो 23.5 डिग्री कह दीजिए, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास कह दीजिए, 5-6 हो गए। ये तो क्षैतिज वितरण की बात की। अब बात करेंगे प्रादेशिक वितरण। कई आते हैं कौन समझो, क्षैतिज किसो करो, प्रादेशिक किसो करो। क्षैतिज तो मतलब आपने अक्षांशों के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, प्रादेशिक का मतलब अलग अलग जो महासागर हैं उनके अलग अलग प्रदेशों के अंदर लवणता की बात करेंगे कि किस एरिया में लवणता कम पाई जाती है और किस एरिया में लवणता अधिक है पाई जाती है। पहले तो मोटा मोटा सीधा ही आंता, सीधा मतलब औसत लवणता कितनी होती है, उत्तरी गोलार्ध में कितनी होती है, दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होती है, माने कौन पूछे करती है? नहीं मेरे लिए टाइम तो सारी आइडिया सो रहा हूं लेके दोहराता है, ठीक है नहीं? हाँ है ए थे पेपर संभाल लियो था ना, आप ही बेरो पड़ जाओ कद की बात है त्रियांग आंता है। अब की बार किसो आए हो, लवणता को आए हो गए? हेलो क्लाइंट तो फिर सीधो ही पूछो। हाँ फिर तो कोई ओखो कौन पूछो। और असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में यहां से 2 प्रश्न आए हैं और दोनों एक ही जगह से दे रखे हैं। आगे बंद सागरों की या झीलों की जो लवणता पूछ रखी है ना, वहां से एक में दोनों के अंदर ऐसे सुमेलित करवा रखा है, बस 4 शब्द है, दो शब्द तो शायद रिपीट ही हो रखे हैं वापिस प्रश्नों के अंदर आगे पीछे होते ही। कई सवाल तो देखोगा थे जो वापिस से आध 2 सवाल पिछलो उठा लें, आध 2 अगलो उठा लें, इतनी कहानी पढ़ना रहे पर है भैया है। जितना पाठ है बिताऊं तो लाग ही जाओ, कोई टॉपिक ही अलग है तो अलग बात है। हाँ है जो कोई बच्चेड़ो वो तो तेने पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ पाठा खातर पर्याप्त है, घना ही है, इतना याद हो जाए तन थोड़ा लगे कि है? आन बधाओगा जदे घना ही बद जाएगा, घटाओगा जदे घना ही घट जाएगा। अब तो वो ठीक लगे यहाँ रंग बिरंगो सो रहे है नहीं जदे घरे जाए बाद में क्या है कि यहाँ जुआड़ा सा होगा कई बार 34 35 35 36 की है वो। शुरू शुरू में तो टाबरियां देखे अठो इन छोड़ दे यहाँ करके कि यार छोड़ दो नहीं कि वो आफत सी कह यहाँ ईशा यहाँ इतना इतना याद रखें, जबकि है तो आसान सी बात की गई है। इल्ला पासे देख लो थे गिनती है प्योर ये रही
है? हाँ। अब प्रादेशिक वितरण के अंदर बात करेंगे। हाँ, बात है नहीं। प्रादेशिक वितरण। प्रादेशिक वितरण की बात करेंगे तो सबसे पहले महासागरों में लवणता की बात करते हैं, अवरोही क्रम में यानी घटते क्रम में। वो आपसे आरोही क्रम में भी पूछ सकता है, कई अंग अवरोही आरोही लागू को नहीं हुआ, समझ गया नहीं? मैं सोचा जो पूछियो जो एकल हथे करो, अवरोही आरोही क्या होता है, मतलब यहाँ कूद के पड़े प्रश्न दिखते हैं। अच्छा ओ पूछिए के, अब आप कर देंगे क्या है? है? और फिर सूत्र सत्र और याद करो, महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम लिख रहे हैं हम जो यहाँ पे। महासागरों में लवणता का अवरोही क्रम, बेटा पढ़ लियो। अवरोही की बात करें का आरोही, अवरोही मतलब घटते क्रम के अंदर। कहीं तो मेरे पर नहीं है भी कोई बेरो कौन पड़े, अवरोही आरोही की कौन एक लिया, किसी भी पूछ लो चाहे, उत्तर वही देनो है जो देनो है। बाद में फिर क्या मैंने आवे तो हो तने तो आओ, लेकिन तो ओ अपने नोट सामू ही हो गुरु जी। अरे नोट सामू तो अठे अवरोही की जगह आरोही। हाँ ओ मैं कौन पढ़ियो, पहले पोत ऑप्शन में यहाँ दे रखे आज, पहले पोत अटलांटिक महासागर है, मैं फिर कूद के पढ़ियो हैं। सबसे पहले सर्वाधिक जो लवणता की बात करते हो, इस बार भी आया था रे, सीधो ही आयो, कॉलेज लेक्चर में आयो, अटलांटिक महासागर में। उसने पूछा था अटलांटिक महासागर की औसत लवणता इस प्रकार से 31, 32, 36 ऐसे कुछ दे रखा था। तो राउंड फिगर के अंदर देखोगे तो 36 हो जाएगी, यानी 35.68 पाई जाती है। अटलांटिक महासागर की लवणता कितनी है? 35.68 प्रति हजार समस्त महासागरों के अंदर, यानी इसकी सर्वाधिक है। तो उसने तो सीधा ही पूछा था, इस बार 36 के आसपास दे रखा था। 3 सवाल दे रखे थे असिस्टेंट प्रोफेसर वाले में इसमें। अब वो कोई दोरो थोड़ी अब थे, तो मैं तो यहाँ कई बार बीच में दोरी बात तो बता दी, अब तो सो रही है तो बीच में सोरा भी आवे, जम्मा सोरा ही आ जाए थे, उम्मीद कौन करो इसो यहाँ एकदम ओस्त लवणता। और भाई अटलांटिक महासागर की पूछेगो 2 नंबर पे अगर देखते हो, अटलांटिक महासागर के बाद में हिंद महासागर। हिंद महासागर की कितनी पाई जाती है? 35 के आसपास है। फिर उसके बाद में तीसरा प्रशांत, कितनी है? प्रशांत महासागर 35 से कम है, 34.72 प्रति हजार के आसपास है। 34.72 प्रति हजार। सारंगी नए याद रहता अपन, कोई जरूरी को नहीं एक एक की। और चौथा आपका आ गया आर्कटिक, इसकी सबसे कम है। ये तो आपका कौन सा क्रम है? अवरोही। आरोही पूछेगा तो फिर आप इसको उल्टा कर देना। कई बार ऐसे भी होता है, यहां से दे देगा समस्त महासागरों में अटलांटिक महासागर की लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो इसका मतलब ठीक है। हिंद महासागर की लवणता अटलांटिक महासागर से तो कम है, परंतु प्रशांत महासागर से ज्यादा पाई जाती है। फिर वो यहाँ ढूंढे को बोले, ओ तो लिखाई डो को नहीं को नहीं आए गुरु जी, अब क्या को नहीं आयो? हाँ अब कल को नहीं आयो, तो अब के सारा कोचिंगा कचिंगा सारा फैल है, अब का आई को नहीं। तो तू पढ़ ले लैंग्वेज। यहां पे वो कह रहा है कि भाई हिंद महासागर की लवणता अटलांटिक महासागर से कम है, बिल्कुल ठीक है, प्रशांत महासागर से ज्यादा है, स्टेटमेंट ही तो बना के दिया है। अब एक एक महासागर की बात करते हैं, देखते हैं। है? है? क्या होगी? हाँ क्या दिक्कत है? तो मौसम भी तो सही हो रही है अबे। हैं? गणो ही है। अब
अटलांटिक महासागर की बात करेंगे। सामान्यतः हम ये पढ़ के आए थे रे कि औसत लवणता आपने 35/1000 की, लेकिन ऑल ओवर आपने बात की थी कि उत्तरी जो गोलार्ध है उसके अंदर कितनी पाई जाती है, 34.5, और दक्षिणी गोलार्ध के अंदर आपने देखा 35.5/1000। लेकिन यहां पर जो अटलांटिक महासागर के अंदर बात करेंगे वो उल्टा है जस्ट। क्यों एबेंग ऊपर भी बात कर लें। अटलांटिक महासागर के अंदर देखा जाए, अटलांटिक महासागर में यहां पे उत्तरी अटलांटिक में उल्टा कर दीजिए 35.5/1000 और दक्षिण के अंदर 34.5/1000। कई बार क्या हुआ कि क्योंकि उत्तरी अटलांटिक महासागर में देखा था आपने सार्गेसो सागर भी पाया जाता है ना, ये 37/1000 के आसपास यहां पे दिखा रखी है। फिर गर्म जो महासागरीय धारा थी वो प्रभाव रह जाता है। तो मेन तो ये सार्गेसो सागर वाला जो रीजन है वो आ गया। इसी प्रकार से भूमध्य सागर वाला जो एरिया था उसका भी खारा पानी एक तरह से यहाँ पे मिल रहा है। तो हम ये देख रहे हैं कि एक तो सीधा पूछा कि उत्तरी गोलार्ध में लवणता कितनी है, दक्षिणी गोलार्ध में लवणता कितनी है, तो ठीक है। बाकी महासागरों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अटलांटिक महासागर की बात कर रहे हैं। अटलांटिक महासागर में आपका जस्ट उल्टा हो जाएगा। उत्तरी अटलांटिक महासागर में दक्षिणी अटलांटिक महासागर की तुलना में लवणता अधिक पाई जाती है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट है ठीक है, क्योंकि आपने वो सिद्ध लियो सामान्य क्रीडो है नहीं, और ये मान के चलना पेपर वो तो बेरो हुआ कभी सीधो लॉजिक लगा के करोगे। सीधो लॉजिक वही होगा उत्तर की तुलना में दक्षिण में ज्यादा पाई जाती है। यहां आप अटलांटिक के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि उत्तरी अटलांटिक में दक्षिणी अटलांटिक की तुलना में ज्यादा पाई जाए। ना 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 ना, वो को नहीं उसके, क्यों आप पढ़े हो उसमें यार यहाँ, अरे अटलांटिक नाम किंग ही दो नाम के फर्क पड़े है, और आंगो क्यों कौन दियो, फिर अटलांटिक को क्यों पूछे शोजित, तू फोन पड़ गया बड़ा अटलांटिक को कारण पूछो कि अटलांटिक में उल्टा है। यहां पे उत्तरी अटलांटिक में 35.5 है, दक्षिणी अटलांटिक में 34.5 है। बैठे बैठे ऐसा गोला सा बना बोकरी करो, रितम पढ़ाई हो जाएगी। नहीं तो सीधा यहाँ रट्टे नहीं जो दादा कान तो यहाँ जोखड़ा बोकरे बैठे है। कई आपकी ड्यूटी यहाँ पूरी करें भाई, 3 घंटा पढ़ना है नहीं तो 3 घंटा पढ़ना है, के पढ़ना है क्यों कर पढ़ना है वो कौन बेरो, 3 घंटा पढ़ना है तो पढ़ना है, बांचना है मतलब। जी हाँ, गीता अगर थाने कोई दे दे, मद भागवत गीता को कई बार पाठ कराए करे जी 7 दिन में कर दे नहीं, जो थाने दिए रहे थे 3 दिन में बांच दो। कई यहाँ लेके जाए नोट्स लेके जा, मैं पढ़ दिया 3-4 दिन में, पढ़ दिया पाठ ही करियो, मतलब बे पाठ को मनन कौन करियो कि भाई गीता ने अगर समझता टाइम लागे कि भाई उसमें क्या दे रखा था वो थाने बेरो कौन पड़े। तो सेम आई बात है, गीता ने जितनी थे समझने की कोशिश करोगा नहीं आप इतनी समझ में आओगी, नहीं तो पाठ करन लाग रहे हैं ज्यादातर 3 घंटे 1 घंटे, कई तो यहाँ टाइम यहाँ जचा रखे 1 घंटे आपको समुद्र विज्ञान पढ़नी है, 1 जलवायु पढ़नी है, 1 भूआकृति पढ़नी है। अब 1 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है भाई, पहली चीज तो आ सोचनी है, उसमें हमने ये पढ़ा ये सोचा ना, 1 घंटा पढ़ दी के पढ़ वो बाद में देखा यार, तुम पूछे नागरिक इसी बात ये नागरिक के पढ़ो, तो इस समुद्र विज्ञान में किसे पाठ पढ़ो वो हो नहीं, वो लवणताड़ो सो अच्छा बी में ये कौन बे लवणता कर दी, खड़ी कम पाए जाए खड़ी ज्यादा पाए जाए, अरे तो थे के पढ़े वहां बी मेरा भी याद को नहीं, याद थोड़ा सो सोच लेंगे तो सारी तो कौन रहे किन की तो रहेगी, तो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ जाएगी। तो थोड़ा सो के रफ कापी रखो के हैं। हाँ, कई तो क्या मनन के नाम पर श्याम ने जी लागे बोले अब कई देर मनन करांगा, यहाँ किताब सारे आंख बंद करके वो सोचे महासागरीय लवणता को प्रभावित करने वाले कारक, दिन के जागे जो बेरो पड़े लवणता किताब तो इल्ला पासे पड़ी है, घर वाले उठावे अरे चाह पी ले के, हाँ मैं लवणता ने प्रभावित है बह कर गया कारक है? तो ये त्रिया हो रहे हैं ज्यादातर तो मनन आ रहा। फिर कहे गुरु जी कहे गलत हो में कहे
तो गलत था रहने होगा किंगा होगा भाई है। कई तो यहाँ सीरियस हो जाए, मतलब यहाँ पढ़, मैं जब तक पढ़ता हूँ तब तक बस। हाँ, कई जहाँ पेपर वेपर नेड़ा होगा नहीं, जहाँ मतलब दाढ़ी दूढ़ी बधा लेगा, नहावे को नहीं, कमरों में बारह कौन निकले, अरे क्या करें फिर वो कभी बारह सब्जी सब्जी लेना, अरे यहाँ क्यों हो रहे, बस बस पेपर है भाई जी 15 दिन बाद में, तो इतने इतने थे बात ना करो, मैं आऊँ 15 दिन बाद में आऊँ थारकन फिर मिल सा, तो दाढ़ी दूढ़ी कोई लियो सुधार ले, तो तू दाढ़ी बनाऊंगा इतना में सोच ले, टाइम ही को नहीं। हाँ, मरने टाइम कौन थारे लाग रही है दाढ़ी आई गए, ये कंडीशन होती है। तो थोड़ा सा रिलैक्स रह गए पढ़े करो, पढ़ाई के यहाँ कौन कहे कि भाई यहाँ जमा अत्याचार करके पढ़ना है गए है नहीं, बोला रहे हैं अभी फोड़ो है, फिर चंदा चिट्ठाड़ो सो काम होवे, बोला ना रो है, आगे तो है को नहीं यहाँ, तो तेरे तेरे। तो अब अपने अटलांटिक महासागर के ऊपर अगर बात करें, तो अटलांटिक महासागर को यदि देखा जाए तो देखो अटलांटिक, थोड़ा सा चित्र बना दूं थाने सही फिर दिख जाओ है करा है। अब इसमें देखे रहे दो तीन चीजें अटलांटिक महासागर के अंदर जो बात कर रहे हैं, ये इसने जैसा नक्शा बना रखा है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं आपके सामने है। अब देखो कि अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक जो लवणता की बात करते हो इस एरिया के अंदर पाई जाती है 37/1000, ये रही, और यहां पे 37/1000 अधिक लवणता किसके कारण आप बता सकते हो, सार्गेसो सागर के कारण, समझ गए ना। दूसरी ओर देखिए कि प्रश्न के अंदर अगर आपसे कोई यह पूछे कि भी यहां पे अधिक लवणता पाई जाती है, दूसरा आप देखोगे 37/1000 यहां पे ब्राजील के तट के पास में पाई जाती है, ये रे, यहां पे कोई बड़ी नदी नहीं है, बड़ी नदी नहीं है ब्राजील के तट के ऊपर, अगर होती तो फिर ये नहीं होता। तो ये दो आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, एक तो अभी बात कर रहे थे उत्तरी अटलांटिक में, तो उत्तरी अटलांटिक में 37/1000 लवणता सार्गेसो वाला एरिया के अंदर की, और दूसरा आप देख रहे हो दक्षिणी अटलांटिक में सर्वाधिक लवणता किस भाग में पाई जाती है, ब्राजील के तट के पास में। अब दो तीन चीजें और देखिए कि यहां पर एक ये जो एरिया है, देखो ऊपर से यहां जो ठंडी जो जलधारा आ रही है, ये रही, जो यूं कह दीजिए कि इसके अंदर अटलांटिक महासागर के अंदर जो लेब्राडोर की जो ठंडी धारा आ रही थी वो अमेरिका के इस तट की तरफ आएगी, तो यहां पर ये इस प्रकार से 34 के आसपास देखोगे। फिर इस साइड के अंदर यहां पर वापस आते हो, यहां पर भी थोड़ी सी कम हो गई, तो ये जो 34 जो आपको दिखा रखी है लेब्राडोर के ऊपर की ठंडी जलधारा के कारण। इसी प्रकार से कंपेरेटिव यहां पर भी देख लीजिए, अफ्रीका का ये जो पश्चिमी तट है जहां बेंगुएला की ठंडी धारा बहती है, यहां पे 34.5 है, थोड़ा सा दूर आते हो तो इस साइड के अंदर ये आपको 35.5 मिलेगी, इधर आओगे तो 36 आ गई, समझ गए ना। तो यहां अफ्रीका के पश्चिमी तट के ऊपर लवणता जो कम पाई जा रही है उसके पीछे यानी जल की अपवेलिंग हो रही है, नीचे से ठंडा जल आ रहा है, उसके कारण लवणता आपकी कम पाई जा रही है। तो लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता आपकी उत्तरी अटलांटिक में पाई जाती है, उत्तरी अटलांटिक में सार्गेसो सागर की के कारण पाई जाती है। और एक प्रश्न ऐसा भी है कि उत्तरी अटलांटिक में पृष्ठीय जल की लवणता जो अधिकतम पाई जाती है वो 20 से लेकर के 40 डिग्री वाला, क्योंकि आपने सार्गेसो सागर के बारे में जब बात किया, इसका विस्तार की बात की, तो हमने कहा था 20 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 40 डिग्री नॉर्थ के बीच में पाई जाती है, कर देगा। और दक्षिणी अटलांटिक में सर्वाधिक लवणता आपकी कहां पे मिलेगी, ब्राजील तट के पास में। फिर उसके बाद में ये रहा, इसको भी अगर देखें आप तो आपको ये मिल जाएगा, ये देखो उत्तर में आपकी यहां पर है 37/1000 होगी, दक्षिण के अंदर आप देखते हो तो 37 दक्षिणी अटलांटिक में ब्राजील के तट के ऊपर हो गई, और यहां पर ये आ गई। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए हिंद महासागर की,
हिंद महासागर में एक बार देखना, जो कल भी हम बात कर रहे थे इसमें, कि ये देखो, ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया आ गया। यहां पे लिखिए 30, फिर इसके बाद में 31, 32 और 33। 30, 31, 32 और 33 ऐसे दिखाइए। इस साइड के अंदर यहां पे आओगे 35 लिखा है। कितने लिखे हैं? 35। यहां पे आप आओगे 38, 39, 40, 41 ऐसे लिखे हैं। 30, 31, 32, 33, 34 ये आ गए। और इधर देखोगे तो आपको 35 मिलेगी या उससे कुछ ज्यादा मिलेगी। इससे साबित ये हो रहा है कि हिंद महासागर में जो लवणता है वो बंगाल की खाड़ी में ज्यादा है या अरब सागर में ज्यादा है? अरब सागर में ज्यादा है। बंगाल की खाड़ी के अंदर लवणता कम पाई जाती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में लवणता कम पाए जाने के पीछे कारण क्या है? बड़ी बड़ी जो नदियां हैं उनका स्वच्छ जल आ रहा है। यानी आप यूं कह सकते हो नदियों का स्वच्छ जल। अरब सागर के अंदर आप यूं कहें कि यहां पे अधिक लवणता का कारण क्या है? एक तो कोई बड़ी नदी नहीं है, दूसरा लाल सागर का जो खारा पानी जो है या फारस की खाड़ी का जो खारा पानी है वो आपके इस अरब सागर वाले एरिया के अंदर मिल रहा है, इसलिए लवणता अधिक पाई जाती है। दक्षिण के अंदर अगर आप देखते हो, ये तो आपकी 0 डिग्री आ गई यहां पर भूमध्य रेखा। इससे नीचे आओगे, देखो ये ऑस्ट्रेलिया वाला आ गया। यहां पे देखो 36 दिखा दी, बाकी जगह 34, 35, 35, 34, 35। आपसे कोई ऐसा नहीं पूछेगा कि यहां 34, 35, लेकिन इस एरिया के अंदर शुष्क पर्यावरण के कारण, यानी शुष्क पर्यावरण है उसके कारण आप ये कह सकते हो कि यहां पे लवणता अधिक पाई जाती है। अगले चित्र में देख लीजिए। इनमें देख लो और ज्यादा साफ दिख जाओ। ये यहां पर भारत की स्थिति आ गई। ये आप देख रहे हो, ये आपका अफ्रीका का तटीय भाग आ गया। ये इस प्रकार से आ गए और इस जगह के ऊपर आकर के इसने ये ऑस्ट्रेलिया दिखा दिया। अब आप देखो 32, 33, 33 आ गए। बंगाल की खाड़ी के अंदर तो आपकी क्या है? बंगाल की खाड़ी में कम है, अरब सागर में ज्यादा है। अरब सागर में आपने कह दिया कि यहां पर कोई बड़ी नदी नहीं है, वर्षा का पानी एक तरह से कम प्राप्त हो रहा है। दूसरा आपने कह दिया कि इस एरिया के अंदर वाष्पीकरण ज्यादा हो रही है, फारस की खाड़ी और लाल सागर का जो खारा जल है वो इसके अंदर मिल रहा है, इसलिए बंगाल की खाड़ी की तुलना में अरब सागर में लवणता अधिक पाई जाती है। दूसरी ओर दक्षिण के अंदर अगर आप देखोगे तो ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, यहां पर देख लीजिए, यहां लवणता अधिक पाई जाती है। अब हमें समझ में आया, जब अटलांटिक महासागर के अंदर 2 एरिया किए थे अधिक लवणता वाले, एक आपने बता दिया कौन सा किया था? सार्गेसो सागर वाला, और दूसरा आपने कह दिया दक्षिण के अंदर ब्राजील तक। इसी प्रकार से हिंद महासागर के अंदर देखा जाए तो हिंद महासागर के अंदर, उत्तरी हिंद महासागर के अंदर बात करो तो अरब सागर वाला एरिया है उसमें लवणता अधिक पाई जाती है बंगाल की खाड़ी की तुलना में। दक्षिणी के अंदर अगर बात करते हो दक्षिण हिंद महासागर में, तो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम के अंदर शुष्क पर्यावरण कह दीजिए, शुष्क मौसमी दशाएं कह दीजिए, उसके कारण यहां पर लवणता आपकी अधिक पाई जाती है। ऑल ओवर अगर हिंद महासागर के संदर्भ में अगर बात करें ना, तो हम यूं कह देंगे कि हिंद महासागर के जैसे ये 4 टुकड़े हैं, आप यूं कर लीजिए ऐसे, तो हिंद महासागर का ये जो उत्तरी पश्चिमी जो भाग है इसमें लवणता अधिक पाई जाती है, उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर में। ये तो हिंद महासागर से संबंधित आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो बात करेंगे प्रशांत महासागर की। है थोड़ा सा रुक जा जी, टिका ले। अब कई तो लाइना ही लाइना दिखेंगे भैया, कौन समझ में आओ की है, मतलब यहाँ है क्या है
सारी लाइना सी दिखेंगे। अठे देखो फिर कौन दिखेंगे सारी लाइना। ये उत्तरी अमेरिका वाला हिस्सा आ गया, ये एशिया वाला आ गया, ऐसे यहां पर ऐसे, समझ गए ना। फिर नीचे ये यहां पे ऐसे करके इसने दक्षिणी अमेरिका का कुछ हिस्सा दिखा दिया। इस साइड के अंदर आओगे तो ऑस्ट्रेलिया वाला। अब यहां पर आप देखो इसके अंदर क्या दिखा रखा है कि ऑल ओवर अगर हम देखें कि प्रशांत महासागर के अंदर, तो प्रशांत महासागर के अंदर उत्तरी प्रशांत के अंदर आप देखते हो तो यहां देख लीजिए कि जहां गर्म धाराएं होंगी उसके आसपास का जो एरिया होगा वहां पर लवणता आपको ज्यादा मिलेगी, जहां ठंडी जल धाराएं वहां पे लवणता कम मिलेगी। अब इस एरिया के अंदर यहां पे देखिए ये 32.5-33 के आसपास दिखा रखी है। यहां कौन सी ठंडी जल धारा बहती है? यहां पे कैलिफोर्निया। इसी प्रकार से कैलिफोर्निया की यानी ठंडी धारा के कारण लवणता यहां पर कम पाई जाती है। आपसे कोई पूछे कि कैलिफोर्निया के तट के ऊपर लवणता प्रशांत महासागर के अंदर कम है, तो कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के कारण। नीचे देखिए आप पेरू और हम्बोल्ट की जल धारा के कारण इस तट के आसपास आप देखोगे तो 34.5 के आसपास लवणता यहां पर पाई जा रही है। लेकिन थोड़ा दूर आओगे इस भाग के अंदर तो ये आपकी यहां पर 36 के आसपास हो जाएगी। लेकिन यहां जो कम लवणता पाई जा रही है उसके पीछे कारण क्या है? वो पेरू और हम्बोल्ट की धारा हो जाएगी। पेरू की जलधारा ठंडी जलधारा होगी। इसी प्रकार से यहां पे देखिए ऊपर से जो आ रही है अखोटस सागर के आसपास, ये देखो 33% प्रति हजार, तो यहां पे आपने देख लिया अखोटस्क की ठंडी जलधारा के कारण पाई जा रही है। इसी प्रकार से ये देखो 31-33 ये जो पाई जा रही है, 31 की बात करें, यहां पे पीत सागर की बात करें, पीला सागर की बात करें, पीत सागर के अंदर नदियों का स्वच्छ जल प्राप्त हो रहा है, नदियों का स्वच्छ जल, और इसलिए यहां पर लवणता कम प्राप्त हो रही है। समझ गए ना। ऑल ओवर अगर आप बात करते हो कि प्रशांत महासागर का ये जो दक्षिणी पूर्वी, इस प्रकार से अगर प्रशांत महासागर को 4 भागों में बांटे ना, तो प्रशांत महासागर का ये जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसके अंदर लवणता अधिक पाई जाती है। देखो यहां पे 35 लिखा है, 34.5, 35, 35, 35, यहां आपकी 36 आ गई। तो प्रशांत महासागर के अगर आप 4 टुकड़े कर देते हैं तो प्रशांत महासागर के किस भाग में लवणता अधिक पाई जाती है? दक्षिणी पूर्वी भाग में। ज्यादा दोहरा को नहीं आया, नहीं चित्र दिखाया जो लगे, बाकी आपसे ये था भाई। अब हमने ये पढ़ा कि अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता आपसे कोई पूछे तो एक तो आपने ये बता दिया सारगेसो सागर वाला, दूसरा आपने बता दिया ब्राजील के तट के ऊपर, यही तो किया। उसी प्रकार से प्रशांत महासागर में सर्वाधिक जो लवणता है वो आपके इस एरिया के अंदर पाई जाती है, यानी दक्षिणी पूर्वी भाग में, यही तो की। यहां पे लवणता कम पाई जाती है, कैलिफोर्निया के तट के पास में भी लवणता कम पाई जाती है। यहां ऊपर से बर्फ का पिघला हुआ जल आ रहा है, अखोटस्क की ठंडी जल धारा आ रही है, इसलिए भी यहां पर लवणता कम है। यहां पर भी आपकी लवणता कम थी, यहां पर भी लवणता कम थी। और इस एरिया के अंदर अफ्रीका के इस तट के ऊपर बेंगुएला की धारा है, यहां पर लवणता कम है। कनारी के वाला एरिया यहां पे लवणता कम है। उत्तरी अमेरिका का ये जो तट था यहां पे ठंडी जल धारा के कारण लवणता कम है। सारगेसो सागर वाला जो एरिया था लवणता अधिक है, ब्राजील के तट के ऊपर लवणता अधिक है। इसी प्रकार से हिंद महासागर के अंदर जब आए तो हमने देखा कि हिंद महासागर के अंदर यहां बंगाल की खाड़ी के अंदर लवणता कम है, अरब सागर वाले एरिया में लवणता ज्यादा है। ऑल ओवर 4 भागों में बांटते हो तो उत्तरी पश्चिमी हिंद महासागर में लवणता ज्यादा है। अफ्रीका के ऑस्ट्रेलिया का ये जो पश्चिमी एरिया है यहां पर भी आपकी लवणता ज्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ क्राइटेरिया हैं जहां से आपके सामने ऐसा प्रश्न हो सकता है कि किस भाग में लवणता अधिक पाई जाती है और किस भाग में लवणता कम पाई जाती है, अलग अलग प्रदेशों की अगर आप बात करते हैं तो। चलो धन्यवाद।